जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ द गामा रेडिएशन। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिविटी की चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस किया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया और उसके बाद रेडियो एक्टिविटी को बताया। फिर हमने अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टी, बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टी कर ली है और हम इस लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गामा पार्टिकल करने वाले हैं। और आपके 10th ICS से मतलब जो फिज़िक्स पोर्शन है, उस फिज़िक्स पोर्शन का टोटल चैप्टर फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली विजिट करके। फिजिक्स टाइम आप यूट्यूब में सर्च करें फिजिक्स टाइम अंजनी, तो आपको चैनल व्यू हो जाएगा और वहाँ के जाके सेपरेट प्लेलिस्ट में आप सेपरेट चैप्टर पढ़ सकते हैं। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ गामा रेडिएशन पढ़ेंगे। हम लोगों ने को आज तक इतना मालूम था कि गामा रेडिएशन एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लेकिन उसके अंदर एग्जैक्टली जो हमारा रेडिएशन होता है जैसे कि एक्स रेज और लाइट रेज, उससे ये कितना डिफरेंस है एग्जैक्टली यहाँ पर आपको पता चलने वाला है कि गामा रेडिएशन क्या होता है। तो गामा रेडिएशन है तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लेकिन किस तरीके से डिफ़र है वो बात भी हम लोग यहीं पर करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ही हम यही बनाएंगे। क्या बनाने वाले हैं कि गामा रेडिएशन आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये बात याद रखना क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइक एज, मैं ऐसा लिख भी दे रहा हूँ, एक्सरेज एंड लाइट, एक्सरेज एंड लाइट ऐसे यहीं लिख दे रहे हैं। एक्सरेज और लाइट के तरीके गामा रेडिएशन भी हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बट ये डिफ़र है एक्सरे और लाइट से। किस में डिफ़र है? इन वेवलेंथ में डिफ़र है। ये बात भी आपको मैं बताते चल रहा हूँ कि बट दे डिफ़र किस में डिफ़र है, ये बात भी मैं लिखता हूँ। दे डिफ़र फ्रॉम एक्सरे एंड लाइट, एक्सरे और लाइट से ये क्या है, डिफ़र है। किस में डिफ़र है? इन वेवलेंथ में। किस में डिफ़र है? वेवलेंथ में डिफ़र है, ठीक है। और याद रखना गामा रेडिएशन का वेवलेंथ कितना होगा फिर? वेवलेंथ ऑफ गामा रेडिएशन, वेवलेंथ ऑफ गामा रेडिएशन गामा रेडिएशन की वेवलेंथ क्या होगी? तो गामा रेडिएशन की जो वेवलेंथ होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर, नैनो को स्मॉल n, मीटर को स्मॉल m से, या फिर 10⁻13 मीटर होगा, ठीक है। इतना हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें एक्सरे का वेवलेंथ से, तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कितना होता है? तो वेवलेंथ ऑफ एक्सरे कितना होता है? तो एक्सरे का जो वेवलेंथ होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻² नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर होता है। तो वेवलेंथ नैनोमीटर, वेवलेंथ देख लिया आपने गामा रेज का कितना होता है, 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर या 10⁻⁻13 मीटर। लेकिन वेवलेंथ ऑफ एक्सरे आपने देखा कि 10⁻⁻² नैनोमीटर से, अच्छा नैनोमीटर को आप अगर लिखना चाहते हो ना तो 10⁻11 मीटर टू 10⁻⁻10 मीटर भी आप लिख सकते हो। तो मीटर में इतना हो जाता है, नैनोमीटर में ये होता है, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। और अगर लाइट के लिए आप देखो कि हमने आपको बताया ना कि गामा रेडिएशन जस्ट लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो किस तरीके से है, लगभग एक्सरे और लाइट रेज की तरीके। लेकिन ये डिफ़र किस में है? वेवलेंथ में है। वेवलेंथ अगर मैं बात करूँ गामा रेज का 10⁻⁴ होता है, और वेवलेंथ एक्सरेज की बात करूँ 10⁻⁻² नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर होता है। और अगर मैं लाइट से कंपैरिजन करके बताऊँ तो वेवलेंथ ऑफ लाइट से कंपैरिजन करूं तो वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर के बीच में लाइट की वेवलेंथ होती है। या मैं इसको अगर लिखूं तो चलो ठीक है, यही लिख देते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉम में भी लिख सकते हैं।
अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखें तो 4000 इंटू 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम करें मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻10 मीटर भी लिख सकते हैं। फिर आप इसको 4 इंटू 10⁻⁻7 आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर टू 8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर भी लिख सकते हैं आप ऐसे। इनका वेवलेंथ होता है। तो आप एक वैल्यू याद कर लें कोई भी, ये वैल्यू मुझे लगता है छोटी वैल्यू है और ये जी वैल्यू है, तो ये याद करना थोड़ी सी मतलब ज़्यादा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी गामा रेज की क्या होगी कि स्पीड ऑफ गामा रेज अप्रॉक्सीमेटली नियरली टू द स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो हम स्पीड ऑफ गामा रेडिएशन की बात करें तो इज सेम एज, नियरली सेम होता है, मैं नियरली सेम लिख देता हूँ, नियरली सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, एज द स्पीड ऑफ लाइट। और वो स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है वो सबको याद होना चाहिए, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और ये स्पीड लाइट की वैक्यूम में होता है या कहाँ पर होता है, एयर में होता है। तो लगभग गामा रेज इसी स्पीड से चलती है, ठीक है। ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसका आयोनाइजेशन पावर जो है वो सबसे ज़्यादा कम होता है, लेकिन पेंट्रेशन पावर आप समझ गए होंगे सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन पावर इसका क्या होगा, आयोनाइजिंग पावर लिखते हैं, आयोनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है ना बेटे, रेडिएशन इज वेरी लो, वेरी क्या है, लो होगी। अल्फ़ा से कंपेयर करें तो अल्फ़ा का आयोनाइजेशन पावर आप ऐसे लिखते हैं, आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजिंग पावर की बात करते हैं। आयोनाइजिंग पावर की अगर हम बात करें ऑफ गामा रेडिएशन तो देखो क्या होगा कि आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फ़ा को हम क्या करें, 10,000 से डिवाइड करें तो जाके मिलेगा आयोनाइजिंग पावर, अल्फ़ा की आयोनाइजिंग पावर को, अल्फ़ा का मतलब अल्फ़ा पार्टिकल से है बेटे ये, तो अल्फ़ा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर को 10,000 से डिवाइड करें तो आयोनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन मिलेगा। और यहीं पर देखो आयोनाइजिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन हम निकालें और बीटा से हम उसका कंपैरिजन करें तो आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा रेडिएशन देखें तो हम उसको 100 से डिवाइड करें तब जाके मिलेगा हमको गामा का आयोनाइजिंग पावर। अच्छा एक बात और मैं आपको बता ही दूं कि मान लो एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है, अब अल्फ़ा की वेलोसिटी कम है तो जब आएगा तो इसमें इन गैस के मॉलिक्यूल्स से इंटरेक्शन अल्फ़ा का ज़्यादा हो जाएगा, बीटा की वेलोसिटी थोड़ी सी अल्फ़ा से और ज़्यादा है, तो अब ये इस चैम्बर में से निकलेगा तो कम से कम मतलब गैस मॉलिक्यूल से इसका इंटरेक्शन होगा। अब गामा का वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है तो अब ये क्या करेगा कि सबसे कम गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब जितना ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर पाएगा। तो आयोनाइजिंग पावर जिसकी कम वेलोसिटी उसकी सबसे ज़्यादा, और इसकी वेलोसिटी अल्फ़ा से ज़्यादा तो इसकी आयोनाइजिंग पावर कम, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, स्पीड सबसे ज़्यादा, गामा होगा ये, गामा की सबसे ज़्यादा तो इसकी आयोनाइजिंग पावर जो है वो सबसे कम होगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, समझ गए होंगे आप। भाई मेले में अगर आप धीरे धीरे चलोगे, मेला लगा हुआ है, मान लो गैस मॉलिक्यूल्स को आप ऐसे समझ लो कि मेला लगा हुआ है, फेयर, बहुत भीड़ है, तो आप धीरे धीरे चलोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मेले में चलोगे तो टकराओगे, और एक स्पीड में बहुत तेज़ी से चले गए तो कम से कम लोगों से आप टकराओगे। यही कहने का मतलब है यहाँ पर, बस आप ऐसा समझ लें। और हम फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं गामा की, पेनिट्रेशन पावर ऑफ द गामा, ठीक है, रेडिएशन इज हाई। तो पेनिट्रेशन
या पेनिट्रेटिंग पावर लिखते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन। स्पीड हाई है ना, तो पेनिट्रेटिंग पावर तो बहुत हाई होगा ही। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन इज हाई, क्या है, हाई है। अब पेनिट्रेटिंग पावर कितना हाई है, तो पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा रेडिएशन की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेटिंग पावर गामा रेडिएशन अल्फ़ा से ज़्यादा है इसका, ठीक है। पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ अल्फ़ा की अगर बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, अल्फ़ा की बात करें, तो अल्फ़ा नहीं बल्कि अल्फ़ा पार्टिकल लिख देते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल की बात करें तो उससे इसकी कितनी ज़्यादा होगी, 10,000, एक जीरो और लगा लो, 10,000। और अगर पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ गामा की बात करें, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल तो उससे 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये पेनिट्रेटिंग डिस्टेंस ऑफ गामा पार्टिकल निकालें, गामा पार्टिकल इन एयर, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर इन एयर में चल लेती है, इन एयर में। अल्फ़ा किस में चल लेती थी, कितनी, 3 to 8 सेंटीमीटर इन एयर, यही होता था। बीटा कितना चल लेता था, तो बीटा के लिए आपने कहा था कि 5 मीटर चल लेता है वो इन एयर में, और गामा कितना चल ले रहा है, 500 मीटर इन एयर चल ले रहा है। अल्फ़ा किससे रोक लिया जाता था, थिन पेपर शीट से ही रोक लिया जाता था, पेपर शीट से ही रोक लिया जाता था। ये कितने में किससे रोक लिया जाता था, बीटा पार्टिकल 5 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल से रोक लिया जाता था। और ये फिर किससे रोका जाएगा, गामा, तो गामा जो होगा वो 30 सेंटीमीटर थिक आयरन शीट से रोक लिया जाएगा। ये थिक आयरन शीट से ये रोक लिया जाएगा, शीट से। अब आप सोचो कि पेनिट्रेशन पावर किसका ज़्यादा है, ये 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 फीट। भाई आप देख लो कि 12 इंच इक्वल टू 12 इंच इक्वल टू 1 फीट, और 1 फीट में ही 30 सेंटीमीटर होता है। तो एक फीट का डिस्टेंस, और वो भी आयरन की शीट में, आयरन की शीट 1 फीट मोटा होना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, तो उसमें ये गामा रेज पेंट्रेट करके चली जाएगी, क्योंकि वो देख रहे हो पेंट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा है। 500 मीटर की डिस्टेंस ये एयर में ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर मूव करेंगे, और 5th प्रॉपर्टी, लाइक एज एक्सरे एंड लाइट गामा रेडिएशन आर आल्सो नॉट डिफ्लेक्टेड इन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड सिंस दे आर नॉट द मैग्नेटिक, कह सकते हैं, चार्ज पार्टिकल। हमने आपको बताया था जब 1903 में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट किए थे, उस एक्सपेरिमेंट को बताया था मैंने कि गामा रेज जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, एक्सरे और लाइट रेज, गामा रेडिएशन भी ठीक उसी तरीके से होता है। ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड में और ना ही ये क्या होता है, ना तो मैग्नेटिक फील्ड में और ना ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये जब ऐसे रखा जाता है किसी चैम्बर के अंदर, तो वहाँ पर ये सीधा निकल जाता है, इसका डिफ्लेक्शन ही नहीं होता है। तो डिफ्लेक्शन इसका नहीं होता है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिख सकते हैं कि चार्जलेस पार्टिकल है, चार्जलेस पार्टिकल। तो गामा पार्टिकल इज द चार्जलेस पार्टिकल, हम ऐसा कह सकते हैं। क्या है ये, इसमें चार्ज ही नहीं है, ठीक है। तो चार्ज नहीं है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि देयर आर नो डेविएशन इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसका कोई डेविएशन
होता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ दे आर नॉट चार्ज, दे हैव नॉट नो चार्ज, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। सिक्स प्रॉपर्टी में क्या होगा कि गामा रेडिएशन इफेक्टेड होता है फोटोग्राफिक प्लेट से, तो आप इसको भी लिख सकते हो कि गामा रेडिएशन इफेक्टेड होता है, किससे इफेक्टेड होता है, फोटोग्राफिक प्लेट से, या फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देता है, आप ऐसा लिख सकते हो। तो फोटोग्राफिक प्लेट को ये क्या करता है, इफेक्ट कर देता है, ठीक है। 7 में आप कह सकते हो कि गामा रेडिएशन डिफ्रैक्ट होता है बाय द क्रिस्टल लाइक एक्स रेज, तो ये डिफ्रैक्ट हो जाता है, तो गामा रेडिएशन आर आल्सो डिफ्रैक्ट, जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्ट होता है, बिल्कुल वही तरीके से डिफ्रैक्टेड बाई क्रिस्टल। और कैसा क्रिस्टल होना चाहिए, बहुत हाई एटॉमिक नंबर का क्रिस्टल होना चाहिए, ठीक है, लाइक एज ग्रेफाइट, गोल्ड, ये सब होना चाहिए। तो क्रिस्टल लाइक एक्सरे, जैसा कि एक्सरे होता है डिफ्रैक्ट बहुत हाई एटॉमिक नंबर से, ठीक गामा रेडिएशन भी हाई एटॉमिक नंबर के मेटल से डिफ्रैक्ट हो जाता है। डिफ्रैक्ट होने का मतलब जैसे ये गामा रेडिएशन ऐसे आ रही है और आपने कोई ऐसा एक मटेरियल रखा जो हाई एटॉमिक नंबर का है, तो इस पर पड़ेगा, फिर ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो जैसे एक्स रेज डिफ्रैक्ट होता है, ठीक उसी तरीके से गामा रेज भी डिफ्रैक्ट हो जाता है। तो 8 नंबर इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, 8 नंबर तो हो गया होगा, अच्छा नहीं हुआ। 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है वो है कि गामा रेडिएशन फ्लोरोसेंट यानी कि चमक भी उत्पन्न करता है जब किसी चमकीले मटेरियल पर पड़ता है, तो गामा रेडिएशन काज फ्लोरोसेंस व्हेन दे स्ट्राइक, जब किसी चमकीले पदार्थ पर पड़ता है तो उससे चमक ये प्रोड्यूस कर देता है। स्ट्राइक अ फ्लोरोसेंस मटेरियल, जब किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर पड़ेगा तो फिर क्या करेगा, ये चमक उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से 8 प्रॉपर्टी हुई। नाइन्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि एक्सरे और गामा रे तो डिफ़र तो हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो मतलब कहने के लिए थोड़ा बहुत सेम है। गामा रेज और एक्स रेज दोनों डिफ़र तो हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी इनकी क्या होती हैं, सेम भी होती हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आल दो एक्स रे एंड गामा रे या रेडिएशन कहें इसके लिए, रेडिएशन आर सिमिलर, थोड़ा बहुत सिमिलर हैं, ये क्या है, सिमिलर इन प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर हैं, लेकिन याद रखना प्रॉपर्टीज तो इनकी थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन ये एक्सरे दूसरी चीज़ है, गामा रेज दूसरी चीज़ है। गामा रेज के लिए मैं लिख रहा हूँ और कि क्या है, ठीक है, गामा और एक्स रेज मतलब डिफरेंट कैसे हैं, बट देयर origin is quite different। एक्सरे कहाँ से इमिट होता है ये बताओ आप, एक्सरे कहाँ से इमिट होता है, तो एक्सरे इमिटेड व्हेन देयर इज ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक्सरे इमिट होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, और कहाँ ट्रांजिशन होता है, इन द इनर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, ठीक है। तो इन द इनर, अभी ये सारी बात मैं आपको बताता हूँ, इनर ऑर्बिटल ऑफ एन एटम। मैं बता दूं आपको कि ये हमारा एक कोई एटम है, एटम का ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ रिसाइड करते हैं उसका न्यूक्लियस है, और ये ऑर्बिटल है, और ये ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल को हम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बोलते हैं, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में
के इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं, करंट को फ्लो कराते हैं और यही किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों यही पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि इनर मोस्ट तो कम्प्लीटली फुलफिल होता है, इनर मोस्ट कम्प्लीटली फुलफिल होता है, तो ये कहीं जाएगा ही नहीं। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वही अनबैलेंस होता है और वही पार्टिसिपेट करता है। तो हम एक्सरे क्या होता है, जब कहीं पर किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाए और कहाँ के इलेक्ट्रॉन को मिले, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को मिले। कहाँ पर? इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर मोस्ट कौन है? ये है इनर मोस्ट, ये है इनर मोस्ट ऑर्बिटल। ये कौन है? इनर मोस्ट ऑर्बिटल है। तो इनर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को कहीं से इतनी एनर्जी मिल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, यहाँ से मूव कर दे, इलेक्ट्रॉन मूव कर दे। तो अब एक्सरे निकलेगा, याद रखना, अब एक्सरे निकलेगा। और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब नहीं, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है, कहीं से इतनी एनर्जी मिल जाए किसी एटम का, तो एक्सरे प्रोड्यूस होता है। और गामा रेज कहाँ से प्रोड्यूस होता है? जब कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा होगा, कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल रहा होगा, प्रोटॉन में बदल रहा होगा, तो वहाँ से गामा रेज निकलता है और बीटा पार्टिकल और अल्फ़ा पार्टिकल निकलते हैं। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ अल्फ़ा बीटा गामा न्यूक्लियस से निकलते हैं और एक्स रेज इनर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के निकलने से निकलते हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा कि ऑल दो एक्सरे एंड गामा रेज की प्रॉपर्टी तो सिमिलर है बट ओरिजिनेट इनका काफ़ी डिफरेंट है। एक्स रेज इमिट होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इनर मोस्ट ऑर्बिटल से और गामा रेज के निकलता है न्यूक्लियस से। ठीक है, यही चीज़ है। हम यहाँ पर और भी लिख ही देते हैं एटम, लेकिन वेयर एज गामा रेज कहाँ से निकलता है? गामा रेज कहाँ से निकलता है जी? गामा रेडिएशन कहाँ से निकलता है? आर गिवन आउट, ठीक है, फ्रॉम द न्यूक्लियस। कहाँ से निकलते हैं ये? न्यूक्लियस से निकलते हैं। ठीक है, ये बात यहाँ से हो गई। 10th प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी बेटे, कि गामा रेडिएशन बहुत आसानी के साथ हमारी बॉडी को क्या कर जाते हैं, पेंट्रेट करके बाहर निकल जाते हैं। तो हम ये बात भी लिख ही लेते हैं कि गामा रेडिएशन कैन इजली पास थ्रू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी को बहुत आसानी से ये क्या कर जाते हैं, पास करके चले जाते हैं। ठीक है, और याद रखना इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है। ह्यूमन बॉडी को पास करेगा तो ऐसे नहीं पास करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल डैमेज फैला देगा, लाइक एज कैंसर वगैरह भी हो जाता है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर दे काज इमेंस बायोलॉजिकल डैमेज। ठीक है, तो ये याद रखना आप। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी है इसका कि गामा रेडिएशन है वेरी, कह सकते हैं कि यूजफुल है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अगर पड़ेगा तो कैंसर हो भी जाएगा और कैंसर सेल को मारने के लिए इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, तो गामा रेडिएशन आर वेरी यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के सेल को मारने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने जितनी भी प्रॉपर्टी गामा रेज में बताई। एक बात यहाँ पर नोट पॉइंट में याद रख लेना कि हमने जो इसमें बताया कि अल्फ़ा और बीटा और गामा में हमने ये बताया कि इसकी एनर्जी, सब नोट पॉइंट में याद रखना इसको, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है। और अगर इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है तो गैस के साथ इसका आयोनाइजेशन कम होता होगा। इसका आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन
कम होता है, आयोनाइजेशन कम होता है, बट वेलोसिटी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है। तो जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर भी याद रखना बहुत ही ज़्यादा होता है, पेनिट्रेशन पावर अब ज़्यादा होता है। अब आप समझ सकते हो कि अल्फ़ा का, इसका मतलब जो इसका सबसे ज़्यादा होगा अल्फ़ा का वही सबसे कम होगा। एनर्जी इसकी कम होगी, वेलोसिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। फिर लेकिन आयोनाइजिंग पावर जो होगा, आयोनाइजेशन पावर जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन पेनिट्रेशन इसका क्या होगा, पेनिट्रेशन इसका क्या होगा, वो कम होगा। अब इन दोनों के बीच में हमारा बीटा लाई करेगा, बीटा इन्हीं दोनों के बीच की कड़ी है। समझ गए होंगे आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जिनका आयोनाइजेशन पावर कम हो, ज़्यादा होता है, उनकी उनकी क्या कम होती है, पेनिट्रेशन, उनकी पेनिट्रेशन पावर कम होती है। तब इस यहाँ पर देख लो आयोनाइजेशन पावर यहाँ पर क्या है, कम है, पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है। यहाँ पर देख लो आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है तो पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर जिनका पेनिट्रेशन हाई है इनका कॉलिजन कम होता है। इनका क्या होता है, कॉलिजन क्या होता है, कम होता है। जिनका जिनका आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा होता है इनका कॉलिजन ज़्यादा होता है। इनका कॉलिजन क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर, देखो इनका पेनिट्रेशन पावर, सॉरी आयोनाइजेशन इनका कम है तो कॉलिजन कम होता है। ठीक है, कॉलिजन कम होता है। जिनका आयोनाइजिंग पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है, उनका कॉलिजन भी ज़्यादा होता है। उनका कॉलिजन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। अरे भाई आप गैस में बहुत देर तक चल रहे हो, बहुत देर तक चल रहे हो क्योंकि आपकी वेलोसिटी स्लो है, तो बहुत ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल से आपका क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन हो जाएगा। और इन गैस मॉलिक्यूल से जब आपका इंट्रैक्शन होगा तो हम इसी को आयोनाइजिंग पावर बोल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब आप गैस मॉलिक्यूल से आप आयोनाइज्ड हो रहे हैं तो आपका कॉलिजन भी तो बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका कॉलिजन भी तो बढ़ रहा है। और आपका अगर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, स्पीड फास्ट है तो आप कम से कम गैस मॉलिक्यूल के साथ आप क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो आपका कम से कम आयोनाइजेशन होगा और कम से कम कॉलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल के साथ। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हमने आपको नोट पॉइंट के तौर पर आपको बताया। तो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द गामा पार्टिकल। आई होप ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। बस इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि प्रॉपर्टी ऑफ द अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल होगा, जो कि एक टेबल के हेल्प से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू बेटा।